Hello student, welcome again on this beautiful lecture of motion. In fact, this is second lecture of motion. Motion का ये दूसरा लेक्चर है. लास्ट क्लास में हमने मोशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ा था कि मोशन क्या होता है, कितने तरीके का होता है. उसी से हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं. जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है वो पहले उस लेक्चर को देख सकते हैं, तो थोड़ा ये लेक्चर समझने में उनको आसानी रहेगी. तो हम आगे चलते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं. आपको पता है कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होती है. तो हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल लेंथ होती है. क्या होती है ये? एक्चुअल लेंथ कहलाती है. जैसे अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं, जैसे ये पार्क से आप चलते हैं और यहाँ घर तक जाते हैं, तो यहाँ तक का जो एक्चुअल डिस्टेंस है, जो आपने टोटल रास्ता कवर्ड किया है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस. वहीं अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ से जो शॉर्टेस्ट रास्ता होगा, यहाँ से डायरेक्ट जो रास्ता होगा, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. और डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा या उसके बराबर हो सकता है. डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो ज्यादा होगा या उसके बराबर होगा, कम कभी भी नहीं हो सकता, है ना. तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है. जैसे कि मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ. जैसे कि कोई स्टूडेंट है, वो स्कूल जाता है अपने डायरेक्ट, ठीक है ना. ये स्टूडेंट का जो डायरेक्ट रास्ता है वो अप्रोक्स 2 किलोमीटर है. कहाँ से? घर से स्कूल का रास्ता. लेकिन जब वो वापस आता है ना स्कूल से, तो वो खेलते कूदते आता है और वो पार्क जाता है. पहले पार्क अप्रोक्स 3 किलोमीटर जाता है और वहाँ खेलता कूदता है. फिर उसके बाद खेलते खेलते अपने घर वापस आता है ना. तो अप्रोक्स ये मान लेते हैं 5 किलोमीटर. तो इसका मतलब जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो उसका कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस हुआ 3 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर. इसका मतलब 8 किलोमीटर उसने कवर्ड किया. जबकि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट आपको नजर आ रहा है कि सिर्फ स्कूल से उसके घर तक का रास्ता सिर्फ 2 किलोमीटर का है. मतलब शॉर्टेस्ट रास्ता उसका 2 किलोमीटर का है, बट उसने जो कवर्ड किया है वो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर्ड किया है. तो इसका मतलब अब आपको समझ आ गया होगा डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है. डिस्प्लेसमेंट मतलब जो शॉर्टेस्ट रास्ता हो सकता है, पॉसिबल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. और डिस्टेंस वो तो कितना भी हो सकता है, कि मतलब आपने कितना लंबा रूट लिया टोटल, क्योंकि वो इनिशियल फाइनल पे डिपेंड नहीं करता. वो आपके स्टार्टिंग से लेके जहां से आप होते हुए गुजरे हो, वो सारी चीजें आपकी इन्वॉल्व होंगे डिस्टेंस के अंदर. डिस्प्लेसमेंट के अंदर वो चीजें नहीं होती हैं. वो डायरेक्टली इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ही लेके कंसिडर किया जाता है. अच्छा, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आता है. देखिए यहाँ पर एक बस है ना. बस जो है वो आपकी इस तरीके से रास्ता कवर्ड करती है ना. इस तरीके से ये रास्ता है इसका, है ना, ये वाला. तो यहाँ से यहाँ तक जाने का ये टोटल रास्ता है इसका. तो ये इसका जो है डिस्टेंस हो गया. डिस्टेंस इसको ये हो गया. लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट रास्ता कहलाएगा, है ना. डिस्टेंस हम किसे बोलेंगे? जो शॉर्टेस्ट रास्ता है. हमें पता है ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट रास्ता ये वाला है ना. ये वाला जो रास्ता कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट. तो इस वाले अगर रास्ते से अगर जाते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि इससे छोटा कोई रास्ता नहीं है बी से ए तक जाने का. लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस रास्ते से भी जाता तो यहाँ ये डिस्टेंस भी कहलाएगा. मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैन बी सेम, है ना. सेम भी तो हो सकते हैं, क्योंकि इस रास्ते में अगर डिस्टेंस देखें तो सेम ही डिस्टेंस होगा, सेम ही डिस्प्लेसमेंट होगा. बट अगर डिस्टेंस की बात करें इस वाले रास्ते से, तो इस वाले रास्ते से डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है. बट यहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हम सिर्फ फाइनल पोजीशन देखेंगे, इनिशियल देखेंगे और फाइनल पोजीशन देखेंगे, दोनों के बीच में डिस्टेंस देखेंगे. वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है. तो यहाँ से जो बस जाएगी ये आपको शॉर्टेस्ट रूट नजर आ रहा है. मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वाले रास्ते से गुजर रही है. अगर इस वाले रास्ते से जाएगी ऊपर वाले से, तो मतलब इसको बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस पे सारे पॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे, वो कहाँ से होके गुजरेगी. लेकिन डिस्प्लेसमेंट में वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करती है. आगे चलते हैं. स्पीड क्या होती है? स्पीड हम किसे कह सकते हैं? स्पीड बोला जाता है कि कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कितने टाइम में कवर किया है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड. जैसे कि यहाँ पर एक कार है,
इसने ये अलग अलग डिस्टेंस है जो अप्रोक्सीमेट 200 मीटर डिस्टेंस कवर किया है ए पोजीशन से, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कितना कवर किया है डिस्टेंस। स्पीड की बात करें तो अगर आप स्पीड निकालना चाहते हैं तो टोटल डिस्टेंस इज 200 मीटर, है ना, 200 मीटर है ना, यहाँ से ए से लेके बी तक 200 मीटर है। और कितना टाइम लगा है इसको, जिससे मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड लगा, यहाँ भी 1 सेकेंड, यहाँ भी 1 सेकेंड और यहाँ भी 1 सेकेंड, इसका मतलब 1 2 3 4 सेकेंड में इसने कवर्ड किया है। मतलब यहाँ से टोटल इसको यहाँ तक पहुँचने में 4 सेकेंड लगे हैं। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस 200 मीटर और टोटल टाइम 4 सेकेंड। इसका मतलब ये आपका 50 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये इसकी स्पीड आ गई। स्पीड हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टाइम, मतलब जो आपने डिस्टेंस, जो फाइनल डिस्टेंस कवर्ड किया है अपॉन टाइम से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो वो आपकी स्पीड निकल के आ जाएगी कि आपने कितना एक सेकेंड में। स्पीड एक्चुअली ये आपको बताता है कि एक सेकेंड में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है। स्पीड क्या बताता है, स्पीड बताएगा कि आपने एक सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया है। ये स्पीड का काम है। चाहे आपने कितना भी डिस्टेंस कवर किया हो, आपने मान लीजिए बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है बट आप निकालना चाहते हो कि आपने एक सेकंड में कितना कवर किया, तो आप स्पीड से पता लगा सकते हैं। तो अब हम एवरेज स्पीड को देखते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड एक्चुअली वो होता है जिसमें आपने बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है अलग अलग फेजेस में, अलग अलग टाइम में, तो आप ओवरऑल स्पीड निकालना चाहते हैं। मतलब स्टार्टिंग से लेके आपने जितने भी डिस्टेंस कवर किए हैं उन सबका जो टाइम है वो कितना टाइम लगा है और कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, उनका जो रेशियो होगा वो एवरेज स्पीड कहलाएगा। जैसे यहाँ पर एवरेज स्पीड जो है वो आपका, जैसे आप ये कार है, ये इसने अलग अलग डिस्टेंस कवर किया। जैसे पहला टाइम यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, फिर अगला ये टाइम डिस्टेंस है, अगला डिस्टेंस ये है। तो इस तरीके से ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है D1 है और टाइम T1 लग रहा है यहाँ पे, है ना। अगला डिस्टेंस जो है आपका D2 है ये वाला और टाइम T2 लग रहा है। तो अलग अलग डिस्टेंस है, हमने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं ली है। तो इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला बनाएं तो इस तरीके से हम ये बना सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब आपको जो टोटल डिस्टेंस लगा है वो D1 लगा है, यहाँ D2 लगा है, यहाँ D3 या D4। तो आप सारे डिस्टेंस जितने भी डिस्टेंस हैं, 4 से भी ज्यादा भी हो सकते हैं, तो आप उन सबको टोटल कर देंगे और फिर नीचे टोटल टाइम को भी ऐड कर देंगे, फिर उससे टाइम से आप डिवाइड कर देंगे। तो जो आपकी स्पीड निकल के आएगी वो एवरेज स्पीड निकल के आएगी। क्योंकि होता है ना कई बार हम एक ऑब्जेक्ट से, मतलब एक जगह से चले, दूसरा कहीं पहुंचे, वहां जाके रुक गए, फिर वहां से दूसरी जगह गए, वहां रुके, फिर तीसरी जगह गए। इस तरीके से हम कई जगह चलते हैं, बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करते हैं। तो उस केस में हमें पहले केस में जितना डिस्टेंस हमने कवर किया और जितना टाइम हमें लगा वो हम ले लेंगे, अगले वाले केस में हमें जितना डिस्टेंस कवर किया, जितना टाइम किया वो ले लेंगे, अगले में ले लेंगे। इस तरीके से टोटल डिस्टेंस ऐड कर लेंगे, फिर नीचे टोटल टाइम ऐड कर देंगे और फिर उस टाइम से डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड निकल के आती है। लेकिन स्पीड सिर्फ एक इंस्टेंट की निकालते हैं, मतलब एक जगह की निकालेंगे, सिर्फ एक पार्टिकुलर एरिया की स्पीड निकालेंगे। अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो हम उसे एवरेज स्पीड बोलते हैं। जिससे कि यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, यहाँ हमने अलग अलग डिस्टेंस है। जैसे पहला डिस्टेंस है 50 मीटर का, है ना, उससे अगला है 50 मीटर, उससे भी अगला 50 मीटर है और ये भी अगला 50 मीटर है। और हमें जो है टाइम लग रहा है, सपोज कीजिए पहले वाले केस में 2 सेकेंड लग रहे हैं, अगले वाले में 3 सेकेंड लग रहे हैं और अगले वाले में 4 सेकेंड और अगले वाले में 5 सेकेंड। तो हम इस तरीके से एवरेज स्पीड निकालनी है। तो हम 4 डिस्टेंस है, 4 डिस्टेंस को हम कितने भी डिस्टेंस हो सकते हैं, हमने 4 लिया है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना होगा 50 + 50 + 50 + 50 अपॉन टाइम कितना होगा 2 + 3 + 4 + 5। आप ऐसे करके एवरेज निकाल लो। 200 डिवाइडेड बाय 5 4 जा 9, 9 और 3, ये टोटल हो गया 14। आप इस तरीके से इसे डिवाइड कर दीजिए 100/7, मतलब आपकी स्पीड जो आ गई वो 100/7 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो इस तरीके से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। अब एक नया टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी एक्चुअली स्पीड ही की तरह ही है, और स्पीड में अगर आप डायरेक्शन ऐड कर देंगे, जैसे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है आपका, है ना, और उसकी स्पीड है, स्पीड मतलब आपको ये बता दिया कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है इतनी स्पीड से, मतलब उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है 50 मीटर पर सेकेंड आपको बता दिया। लेकिन ये नहीं बताया वो किधर चल रहा है, कहाँ जा रहा है, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, बस इस स्पीड से चला जा रहा है, तो वो कहलाएगी सिर्फ स्पीड। लेकिन आपको बता दिया कि वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है इस स्पीड से, तो आपको समझ आ जाएगा कि उसमें डायरेक्शन भी गिवन है। तो ऐसे
ऑब्जेक्ट जो किसी स्पीड से चल रहे हैं और उनकी डायरेक्शन भी हो तो हम उसे वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। तो अब अगर हमें किसी की वेलोसिटी चेंज करनी है, तो हमें क्या करना होगा, उसकी स्पीड को आप कम ज्यादा कर दो, मतलब ज्यादा बढ़ा दोगे या कम कर दोगे तो उस केस में उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, है ना। स्पीड को अगर आप चेंज कर दो, स्पीड चेंजेस, तो उसका डायरेक्शन, स्पीड चेंज करते हैं उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। जब आप किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज करते हो तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है। या फिर आप स्पीड भी चेंज कर दो और डायरेक्शन भी चेंज कर दो, आप स्पीड और डायरेक्शन दोनों एक साथ चेंज कर देंगे तब भी उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो वेलोसिटी चेंज करने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है चेंज करने की। एक तो हम स्पीड को चेंज करते हैं, या फिर उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं, या इन दोनों को ही चेंज कर दें, तो उस केस में उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो इनफैक्ट वेलोसिटी कुछ अलग नहीं है, सिर्फ स्पीड ही है, लेकिन डायरेक्शन के साथ स्पीड को हम वेलोसिटी नए नाम से बोलते हैं ताकि हम दोनों में डिफरेंस कर सकें। इसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी, देखो जो भी वेक्टर चीजें होंगी जो जिनके पास डायरेक्शन होगी वो हमेशा इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेंगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब एवरेज वेलोसिटी आती है। एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, मतलब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की जरूरत होगी, आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन एवरेज स्पीड में ऐसा नहीं था, आपने हर डिस्टेंस को ऐड किया था और हर एक टाइम को ऐड किया था और उनका रेशियो निकाला था। यहाँ पर आपको इनिशियल और फाइनल की ही जरूरत है और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिससे कि ये थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दे रखा है आपको, ये ऑब्जेक्ट दे रखा है जो कि ट्रेवल करता है 16 मीटर इन 4 सेकेंड, 16 मीटर इन 4 सेकेंड, और फिर उसके बाद अगले 16 मीटर वो 2 सेकेंड में कवर करता है। तो आपसे पूछा है कि एवरेज स्पीड बताओ इसकी। अब एवरेज स्पीड निकालनी होगी तो आपको क्या करोगे, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके लिए। फॉर्मूला आपका जो होता है वो होता है एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर एवरेज जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 16 प्लस 16, मतलब यहाँ पर भी 16 है और ये भी 16 है तो आप ऐड कर दो। अच्छा, अब टाइम कितना होगा, टाइम आपको पता है यहाँ पे नीचे ये 4 सेकेंड है, यहाँ 2 सेकेंड है, तो आप इन दोनों को ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 32 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, मतलब 2 3 6 और 2 6 16 बाय 3 और 3 से डिवाइड कर देंगे तो अप्रॉक्स आपका 5.33 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके आप निकाल सकते हैं। अब आता है नया टर्म रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम कैसे बोलते हैं, देखो रेट मतलब टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब टाइम के साथ चेंज हो रहा हो वेलोसिटी का, तो हम उसे बोलेंगे एक्सेलरेशन, ठीक है। जब कभी भी आप कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है आपका, जैसे मान लीजिए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, यहाँ तक आपका कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और यहाँ से यहाँ तक टाइम पहुंचने में टी लगता है, तो आपको यहाँ पर बीच में नहीं देखना, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। तो जो ये इन दो पॉइंट के बीच में जो चेंज हुआ है, मतलब आप कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये आपका एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो आपकी फाइनल जो वेलोसिटी है और जो इनिशियल वेलोसिटी, उन दोनों में आप डिफरेंस निकाल लीजिए और टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका जो निकल के आएगा वो एक्सेलरेशन आएगा। मतलब इसी को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहेंगे। अब आता है नया टर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है यूनिफॉर्म, मतलब एक ही फॉर्म से कोई भी चीज चल रही हो, मतलब एक वेलोसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा हो तो हम उसे कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखिए जरा, यहाँ पर एक कार है, ये कार एक ही स्पीड से चले जा रही है ना, यहाँ से ए पोजीशन से बी पोजीशन तक एक ही वेलोसिटी से चल रही है। मतलब अगर यहाँ पर ये 40 मीटर पर सेकंड पर चल रही है तो यहाँ पर भी इसकी 40 मीटर पर सेकंड ही स्पीड है, कहीं भी चेंज नहीं हुई है, एक ही स्पीड से गई है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो एक ही स्पीड से एक ही वेलोसिटी से चले जाएं तो हम उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब उसके अंदर चेंज ही नहीं हो रहा है, किसका, वेलोसिटी का, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी में कोई चेंज ना हो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, हमसे कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम कैसे कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसमें जो वेलोसिटी का जो चेंज होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए,
मतलब जैसे अगर यहाँ पर ये कार है, इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पर पहुंचते हुए इसकी कुछ भी हो जाए, 40 से कम हो या ज़्यादा हो, होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। मतलब हम यहाँ मान लेते हैं कि 20 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका मतलब जो इसकी स्पीड है वो चेंज हो रही है। मतलब यहाँ 40 है, यहाँ 20 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका चेंज हुआ है। इस तरह की वेलोसिटी को हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं, जिसमें कुछ न कुछ चेंज हुआ हो टाइम के साथ, है ना, एक ही जगह नहीं, टाइम के साथ चेंज हुआ हो वेलोसिटी का। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें चेंज इन वेलोसिटी होगा टाइम के साथ, हम उनको कहेंगे यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब ये दो तरीके की हो सकती हैं। देखो यहाँ पर जैसे पहले केस में हम मानते हैं कि वेलोसिटी आपकी 40 से 20 हो रही है ना, 40 से 20 हो रही है, यहाँ घट रही है। तो ये जो एक्सेलरेशन होगा जिसमें कि वेलोसिटी घटती है ना, फाइनल वाली कम हो जाए, पहले ज्यादा है बाद में कम हो, तो इस तरीके के जो वेलोसिटी होती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसमें वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव आएगी। आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस करोगे, कम में से ज्यादा को माइनस करोगे, जैसे अभी यहाँ हम करते हैं, फर्स्ट केस में ले लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी 20 है और इनिशियल 40 है, माइनस करेंगे आप, और टाइम जो भी हो इसकी वैल्यू हम कुछ t ले लेते हैं, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो -20/t आएगी। मतलब टाइम की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए तो आपका आंसर माइनस में आएगा। तो इस तरीके की वेलोसिटी जिसमें माइनस आए तो वो हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, है ना, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा। वहीं अगर आपकी स्पीड पहले 40 है और बाद में हो जाती है, पहले 40 है, बाद में आपकी स्पीड मान लेते हैं कि बी पॉइंट पर आपकी 80 मीटर पर सेकेंड हो जाती है ना, तो अब यहाँ पर आप 80 लेंगे ना फाइनल वाली, 80 में से आप 40 को माइनस करेंगे और t से डिवाइड कर देंगे टाइम से, जो भी टाइम होगा, तो आपका 40 प्लस में आंसर आएगा, है ना, t से। तो जब प्लस में आपका आंसर आए माइनस करने के बाद, तो वो एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाता है ना। तो आपको समझ आ गया होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी कौन सी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, और जो चेंज होता है वेलोसिटी में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब जो वेलोसिटी में इनिशियल और फाइनल के बीच में जो चेंज हुआ है उसको अगर आप टाइम से डिवाइड कर देंगे कि जितने टाइम में वो चेंज हुआ है, तो वो एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, अब ये दो तरीके का हो सकता है, या तो वो चेंज नेगेटिव में आ रहा हो या पॉजिटिव में आ रहा हो। मतलब पहले वेलोसिटी ज्यादा है बाद में कम हो गई, तो ऑब्वियसली आपका ज्यादा में कम में से ज्यादा को माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। मतलब जब आपकी वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब आप कार चला के लेके आ रहे हो और स्लो कर रहे हो, तो इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। मतलब आप ब्रेक अप्लाई करोगे ना तभी तो वो कम होगी, तो ऐसे केस में वो नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है, या उसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। ठीक है, और अगर वो आप बढ़ा रहे हो स्पीड तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ये देखो एक्सेलरेशन भी दो तरीके का हो जाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। अब देखो, अब आपको ये तो पता चल गया कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन कौन सा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है। अब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये क्या होता है। देखो एक्सेलरेशन का मतलब होता है, आपने वो जब बाइक या स्कूटी चलाई हो तो आपने देखा होगा उसमें आगे एक्सेलरेटर होता है। एक्सेलरेटर का मतलब क्या होता है कि स्पीड को बढ़ाना, है ना। एक्सेलरेटर तो स्पीड को बढ़ाता है ना, तो जब आप उसको एक्सेलरेट करते हो तो स्पीड बढ़ जाती है। तो वही चीज है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब, जैसे अगर आपकी कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी बाइक या स्कूटी है, आप यहाँ चला रहे हो और आप जैसे ही एक्सेलरेट करते हो, एक्सेलरेट का मतलब होता है कि एक सेकंड में आपकी स्पीड कितनी बढ़ रही है। जैसे अभी यहाँ पे एक सेकंड में आपकी यहाँ पर थी, मान लेते हैं कि आपकी जो स्पीड थी वो थी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकंड बाद आपकी होगी 21 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकंड बाद फिर आपने देखा आपकी स्पीड होगी 22 मीटर पर सेकेंड। अगली बार फिर देखा आपने एक सेकंड बाद, हर सेकंड बाद देखना है आपको, तो वो कहलाएगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब 23 हो गई, एक सेकंड बाद फिर देखा तो आपकी 24 हो गई। मतलब हर सेकंड आपकी एक एक स्पीड बढ़ रही है, ये कहलाएगा कि एक्सेलरेशन आपका 1 मीटर पर सेकंड है। अगर 2 मीटर पर सेकंड हुआ तो आपकी अगर 20 है तो आप एक सेकंड बाद देखेंगे तो 22 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। वहीं अगर आप एक सेकंड बाद देखेंगे तो 24 हो जाएगी। मतलब हर बार 2-2 बढ़ेगा। मतलब एक सेकंड बाद एक्सेलरेशन कितना है, 2 है। यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका, यहाँ एक्सेलरेशन आपका 1 मीटर पर सेकंड है, पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है ना, तो जब आपका एक्सेलरेशन जो भी वैल्यू आपको गिवन होगी, इसका मतलब उतनी एक सेकंड में वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है। अब अगर वो पॉजिटिव में है तो उतनी स्पीड बढ़ रही होगी, अगर वो नेगेटिव में है तो उसकी वो स्पीड उतनी घट रही होगी पर सेकंड। जो वेलोसिटी है उसकी पर सेकंड घट रही होगी। तो घट रही है तो इसका नेगेटिव एक्सेलरेशन, और बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन।
जैसे अब यहाँ एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ये जो बॉल गिर रही है, यहाँ पर एक बॉय है और वो खड़ा है और वो इस बॉल को नीचे गिरा रहा है। तो यहाँ पर जब ये ऊपर जो बॉल होगी यहाँ पर इसके हाथ में होगी, तब तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी ना। लेकिन जब ये नीचे गिरा देगा तो गिरने से पहले यहाँ वेलोसिटी उसकी कुछ न कुछ होगी ना, कुछ वेलोसिटी तो होगी, है ना। जब गिरेगी जस्ट उससे पहले कुछ तो वेलोसिटी होगी ना, बहुत ज्यादा वेलोसिटी होगी। जब उसने छोड़ी थी तब 0 थी, उसका मतलब नीचे जाने पे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब इसको बोलते हैं फ्री फॉल। इसको क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। फ्री फॉल में जो एक्सेलरेशन होता है वो आपका होता है g के बराबर। g होता है 9.8, ये आप सब लोग जानते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब हर सेकंड में इस बॉल की स्पीड 1 सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। 2 सेकंड बाद उसकी डबल हो जाएगी, उसके सेकंड इस तरीके से बढ़ती जाएगी, 9.8 ऐड होती जाएगी हर सेकंड बाद। तो इसका मतलब इसे नीचे जाने पर जितना आप ऊपर से फेंकोगे उतनी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। हर सेकंड में इतना एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन का मतलब इतनी स्पीड हर सेकंड में बढ़ती जा रही है उस बॉल की। तो इसका मतलब जितने ऊंचे से फेंकोगे उतनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी हो जाएगी नीचे जाने पे, गिरने से पहले। वैसे ही ये तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का केस हुआ, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का केस हुआ। वहीं अगर आप बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन की, तो यहाँ देखिए ये दूसरा केस है, ये कार है, यहाँ ये कार चल रही है ना। तो इस कार की जो स्पीड है वो घट रही है। इसका मतलब ये आगे बिल्डिंग देख के रुक जाती है। इसका मतलब यहाँ अगर ए पॉइंट है, यहाँ अगर 20 मीटर पर सेकेंड है इसकी स्पीड, और यहाँ जाके इस पॉइंट पे 0 हो जाती है, इसका मतलब ये ब्रेक अप्लाई की इसने। इसका मतलब इसकी स्पीड घट रही है ना, घट रही है ना, तभी तो ये रुकी। तो इसका सपोज इसका एक्सेलरेशन अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये माइनस में होगा। माइनस में क्यों होगा? क्योंकि ये घट रही है, रुक रही है। माइनस हुआ तभी तो वो रुकेगी। इसका मतलब 2 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हर सेकेंड कम हो रही होगी, हर सेकेंड 2 करके कम होती जाएगी और ये यहाँ तक रुक जाएगी। तो इस तरीके के एक्सेलरेशन जिसमें वैल्यू कांस्टेंट हो, हर सेकेंड एक ही वैल्यू रहे, मतलब पहले सेकेंड में भी 2 कम हुई, नेक्स्ट में भी 2 कम हुई, अगले में भी 2 कम हुई, उससे अगले में भी 2 ही कम होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले 2 हो गई, फिर अगले में 3 हो गई, फिर 4 हो गई, या 1 हो गई, 2 हो गई। तो ये नॉन यूनिफॉर्म में आ जाता है। यूनिफॉर्म में एक ही वैल्यू हर बार कम होगी या बढ़ेगी, ठीक है ना। पॉजिटिव में बढ़ेगी, नेगेटिव में कम होगी। आई थिंक ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तरफ चलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम उसको बोलते हैं जब वेलोसिटी चेंज हो नॉन यूनिफॉर्म रेट पे। जैसे कि यहाँ पे देखिए साइकिल वाला है, ये साइकिल चला रहा है ना, रेस वाला जो लड़का है, ये अपनी जो है बाइक से साइकिल से चलता है। तो पहले 50 मीटर में देखिए काफी थोड़ा फास्ट चला था, सेकेंड में स्लो, थर्ड में और स्लो, और फोर्थ में ही थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ऐसा, मतलब ऐसे केस जिसमें आप जो डिस्टेंस है अलग अलग स्पीड से कर रहे हो, मतलब आपका जो एक्सेलरेशन है वो एक रेट से ना बढ़े या एक रेट से ना घटे। जैसे पहले केस में अगर ये कुछ डिस्टेंस कवर्ड करता है और उसकी जो स्पीड है वो कुछ 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है, फिर अगले केस में 3 मीटर पर सेकेंड से बढ़ी, फिर अगले में 4 से बढ़ी, उसकी बजाय 2, 5, 10, 2, 4 इस तरीके से अनइवन तरीके से या किसी भी तरीके से अगर वो यूनिफॉर्म रेट को फॉलो नहीं करती है तो हम उसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि ये वाई चल रहा है तो ये नॉन यूनिफॉर्म में चल रहा है। नॉन यूनिफॉर्म है ना, देखो एक ही स्पीड से थोड़ी चल रहा है। अगर यूनिफॉर्म से चलता तो एक ही स्पीड से चलता, पर यहाँ पे अलग अलग है, अलग अलग डिस्टेंस में अलग अलग उससे कवर्ड किए हैं, अलग अलग टाइम में कवर्ड किए हैं इक्वल डिस्टेंस को। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है ना। तो अब इसकी जो स्पीड भी होगी वो कभी तो बढ़ेगी कभी घटेगी। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म में आते हैं, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अगर आपको नॉन यूनिफॉर्म क्लियर है तो नॉन यूनिफॉर्म जस्ट उसका अपोजिट ही है, उसमें जरा सा भी चेंज हो जाए तो वो नॉन यूनिफॉर्म की कैटेगरी में आ जाएगा। आई होप ये लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा और आपके कुछ कंसेप्ट, इनफैक्ट काफी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आपको फिर भी कोई डाउट है या कंफ्यूजन है तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं उनको जरूर रिप्लाई करूंगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे बेनिफिटेड हो सकें।